भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सेठ जी, वो अंबेडकर गुरुजी भीमराव और उसके बड़े भाई आनंद को घर पर पढ़ाएंगे। बहुत हो गया सेठ जी, अब ये सब खत्म होना चाहिए। एक वही है जो इन मेला ढोने वालों को अपने सर पे बैठा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे पढ़ा लेगा मास्टर, और ऐसे कैसे पढ़ लेगा वो भीमराव? चलो चलो चलो, फिर मैं भी चलता हूँ और देखता हूँ कि कौन भीम को पढ़ने से और गुरुजी को पढ़ाने से रोकता है। ध्रुव बेटा, किसी को देखने और दिखाने से कुछ नहीं मिलता। भीम को पढ़ना है, पढ़ लेगा। गुरुजी को पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई पहली बार भीम के बारे में गलत सोच रहा है, नहीं आखिरी बार। इसलिए इनके सोच की चक्रव्यूह में मत फंसो, अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर तुम इनकी तरह सोचोगे तो तुम भी इनकी तरह हो जाओगे, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोच सोचकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो बेटा, मनुष्य को हमेशा तय करना पड़ता है कि वो किसकी तरफ है, इनकी तरफ या भीमराव की तरफ। और बेटा, डंडे से लड़ाई जीती नहीं जाती, जीती जाती है एकजुटता से। तो फिर काका, मैं भीम के साथ हूँ और भीम की लड़ाई मैं भी लड़ूंगा। ए राम जी, तू ऐसे फालतू बातों को लच्छेदार लहजे में कहेगा तो क्या क्रांति आ जाएगी? काका, बोलने दो ना, आप सुनते हो और ना ही मैं आज से सुनूंगा। अब जाओ, मैं भी अब बाला भैया के साथ काम पर जा रहा हूँ और भीम को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। बाला भैया, बाला भैया, चलिए बाजा बजाने के लिए। सेठ जी, मन को पक्का कर लीजिए, ये राम जी सकपाल जितना कुछ बोल के गया है ना, उसका करारा जवाब देंगे। आपको पता है सेठ जी, ये राम जी सकपाल इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसने आपके बेटे को आपसे अलग कर दिया है, और सिर्फ अलग ही नहीं किया, अपने जैसा बना लिया है। और आजकल वो अंबेडकर गुरुजी भी उनसे मिल गए हैं। आपने राम जी सकपाल का दम देखा? ये जीत का दम था सेठ जी। इन लोगों को ना बुरी तरीके से हराना पड़ेगा, ताकि इनकी पीढ़ियों को सदियों याद रहे और ये भूल जाए पढ़ाई लिखाई, विद्यालय, किताब इनके लिए भी है। तो चलो फिर
आज फैसला हो ही जाए। आनंद भैया चलिए ना, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? गुरुजी के घर पढ़ने जाना है। भीम, अब ज्यादा नहीं हो रहा है? तू अंबेडकर गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाएगा, तब भी मुझे लेके जाएगा। अब मुझे बख्श दे, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आनंद भैया, आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं बाबा को बता दूंगा। चलिए भीम। भीमराव, ये मेरी दीदी थोड़े दिनों में ससुराल जाने वाली है। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। ये तुमसे मिलना चाह रही थी, तो मैं इन्हें ले आई। भीम, इसने बताया कि तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखा भीम, मेरी बहन मेरे भाई से मिलने कितनी तैयारी करके आई है। हाँ भीम, माधवी की दीदी तो तेरी भी दीदी हुई ना, है ना? नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हो सकता और तुम दोनों मेरी बहन नहीं हो सकती, और मैं ये लड्डू नहीं ले सकता। अरे क्या हुआ भीम तुम्हें? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आनंद भैया, ये लीजिए, मैं अभी आया। अरे क्या हुआ भीम, बता दो। ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं कि आपका बेटा छोटे लोगों का सतपाल बन गया, और कितनी बार हुआ है ऐसा कि आपने अपने बेटे को दूर मामा के यहाँ भेज दिया हो। मैंने तो आज तक नहीं देखा, पर ये राम जी सतपाल का बेटा, ये भीमराव, जब से स्कूल जाना शुरू किया है ना, तब से शुरू हो गया। अरे भीमा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भूल गया था। अचानक भीम कहाँ चले गया? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी क्या होगा ना, लौट के आ ही जाएगा, क्योंकि अभी हमें पढ़ने जाना है। और कुछ भी हो जाए, भीम पढ़ाई छोड़ नहीं सकता है। लो, आ गया। यह रख लो माधवी, क्योंकि मैं इस लायक का नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा भाई बन सकूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को अपना घर छोड़ना पड़े। और ये तो तुमने सुना ही होगा कि पहले सुरेंद्र मेरा दोस्त बना, तो उसके घर वालों ने उसे अपने मामा के घर भेज दिया, और फिर ध्रुव मेरा दोस्त बना, तो उसके पापा ने उसे अपने घर से निकाल दिया, और उसने जीते जी मृत घोषित कर दिया। और अब तुम मेरी बहन बनोगी, तो मुझे पता नहीं है फिर तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हारे लोग। और भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन की सुरक्षा करे, लेकिन अगर किसी भाई के साथ देने से अगर उसकी बहन का घर उजड़ जाए, तो उसको वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए मुझे माफ कर दो। और ये राखी वापस रख लो। भीमराव, शायद तुम्हें पता नहीं कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधी हुई राखी वापस नहीं लेती। तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। आप चाहो तो इसे ले जा सकती हो, या तो यहीं रख सकती हो। इन दोनों में हमारी मजबूरी आपके साथ है। भीम अब यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रहा है? जब तूने राखी लौटा ही दी है तो रो क्यों रहा है? चल पढ़ने चलते हैं। आनंद भैया, क्या आपको भी लगता है कि मैं उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया? कम से कम आपको ये तो पता होगा कि हमसे बड़ी जात वालों के साथ संबंध रखने का परिणाम कितना बुरा होता है। आज न कल हमारे
और उसके संबंध का पता सबको लग जाएगा। और फिर क्या होगा और आगे जो होगा वो मैं नहीं चाहता। तो फिर मत रो, चल पढ़ने। अंबेडकर गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। चल। अब क्यों रुक गई? अब रोती रहेगी या घर भी चलेगी? दीदी मुझे घर जाने का मन नहीं है। देख, यहाँ कोई हमें देख लेगा ना तो तमाशा हो जाएगा। तुझे पता नहीं है, जिस लड़की की विदाई का दिन रखा जाता है उसका ऐसा बाहर घूमना सही नहीं होता। और अब तेरे चक्कर में मैं भी घर से निकल आई और अब तू ऐसे कर रही है। चल। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आप कौन है? ये भीमराव के बाबा है। अच्छा, आपके बेटे के कारण रो रही है। आपको तो पता ही होगा कि आपके बेटे को इसने राखी बांधी थी और आपके बेटे ने राखी लौटा दी और कहा कि मैं किसी का भाई बनने का हकदार नहीं हूँ। कहाँ है राखी? मुझे दो। ठीक है, मैं रात को भीम से बात करूंगा। ऐसे कैसे किसी के साथ रिश्ता बनाकर रिश्ता तोड़ देगा, है ना? और नहीं तो क्या। ठीक है, तुम लोग घर जाओ अभी। कबीर दास जी के इस दोहे का मतलब है, सच्चे और अच्छे लोग हमेशा अलग रहते हैं और दूसरी तरफ झूठे और बुरे लोगों की भीड़ होती है। तो ये गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं आप? जब पंचायत ने फैसला दे दिया है कि छोटे लोगों को पढ़ाई से दूर रखा जाए, तो आप यहाँ बैठकर इन्हें पंडित बनाने पर क्यों तुले हैं? अरे फाड़ दो, फेंक किताब किताब, फेंक किताब, ये क्या बदतमीजी? विद्यालय में नहीं पढ़ाने की बात हुई थी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर मैं इन्हें घर में पढ़ाता हूँ तो आप होते कौन रोकने वाले? नहीं गुरुजी, आप एक शिक्षक होकर गलत बात कर रहे हैं। समाज द्वारा तय हुई चीजों को आप नहीं मानते, इसलिए आपके शिष्य ऐसे हैं। धर्म विरोध, समाज विरोध और जहरीले। जहर तो आप कब से उगल रहे हैं और हमें जहरीला बोल रहे हैं। हम तो गुरुजी के घर में पढ़ने आए हैं, तो अब यहाँ भी आ गए। अब हमें भी और गुरुजी को भी बिना कारण अनाथ शनाथ कह रहे हैं। कितनी जुबान चल रही है इसकी। ये सब इस गुरुजी के कारण हो रहा है। इनको तो सबक आज हम सिखाएंगे। रुकिए, हमारे गुरुजी के साथ बदतमीजी मत कीजिए। नहीं तो क्या? क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे? है? नहीं, मारूंगा नहीं, बल्कि पूरे गांव को बता दूंगा कि आप एक अन्यायी और एक अधार्मिक इंसान हैं, जो एक भगवान जैसे गुरु को पढ़ाने से रोकता है। तो ठीक है, तू अपनी कर, मैं अपनी करता हूँ। हमारे विद्यालय में तो क्या, सतारा में कहीं भी छोटे लोगों का बच्चा कैसी भी पढ़ाई नहीं कर सकता। ना घर में, ना विद्यालय में, ना नींद में, ना सपने में। इन्हें बताना ही पड़ेगा कि शिक्षा इनके लिए नहीं बनी है। तो आप एक पूरी बिरादरी को पढ़ने से रोकना चाहते हैं? सेठ जी, इस पृथ्वी पे गुरूर तो बड़े से बड़े लोगों का भी नहीं टिक पाया। इतिहास गवाह है। हमें इतिहास मत पढ़ाइए, खुद पढ़िए। इतिहास में हमारे मल मूत्र से भी बदतर जिंदगी जीते आए हैं ये लोग, और जीते रहेंगे। और ये काम ये ठीक से करते रहे, यही बेहतर है। और रही बात पढ़ाई की,
वो हम और हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। काश अब अपने बेटे की शिक्षा और परवरिश पर ध्यान देते तो आपका बेटा हमारे साथ नहीं रहता। और दूसरों के बेटों की पढ़ाई रोकने के लिए आप ऐसा बर्ताव नहीं करते। लेकिन विडंबना ये है कि जिसको अपने बेटे की परवाह नहीं है वो पूरे समाज के बेटों की परवाह कैसे करेगा? सेठ जी, आपको क्या लगता है आप ऐसा करके भीमराव को पढ़ने से और मुझे पढ़ाने से रोक पाएंगे? यदि आप ऐसा सोचते हैं, ना तो आप भीमराव को जानते हैं और ना मुझे। भीमराव पढ़ेगा और मैं उसे पढ़ाऊंगा। जाइए सेठ जी, अपने समाज, गांव और शहर के बच्चों को अनपढ़ बनाइए। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, शिक्षा और सूरज की रोशनी कभी किसी को रोकने से रुकती नहीं है। चले जाइए यहां से। भीमराव, ये लो, पूछ लो। नहीं गुरुजी, हम ऐसे ही जाएंगे। तुम भीगे हुए घर जाओगे? सारे लोगों को बताऊंगा कि सेठ जी ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। लेकिन भीमराव, इससे क्या होगा? लोगों को पता चलेगा कि सेठ जी कैसे आदमी हैं, कितने बुरे आदमी हैं। मैं सब लोगों को बताऊंगा कि सेठ जी वर्ग विशेष के दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षा के दुश्मन हैं। और जो शिक्षा का दुश्मन होता है वो समाज का दुश्मन होता है। और जब तक इस समाज का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक इस समाज का विकास नहीं होगा। माफ करिएगा, अगर सच सच बताइएगा कि आप लोगों को इस बात से एतराज है कि हम लोग आपके बच्चों से मित्रता करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चों से मित्रता नहीं करूँगा। बस आप लोग मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने से मत रोकिए। और फिर सेठ जी कहते हैं कि वो पूरे सातारा में हमें और हमारे जात वाले बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, तो ये तो गलत है ना। आधी आबादी को आप शिक्षा से वंचित कर देंगे तो ये कैसे चलेगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग उन लोगों को समझाइए कि वो हमें और हमारी जात वाले बच्चों को पढ़ने दें। भीम बेटा, अपने घर को देखो और बताओ, ये अपना घर तूफान में, बारिश में, धूप में खड़ा क्यों रहता है? गिरता क्यों नहीं? तूफान में इसलिए क्योंकि दीवारें अपनी पूरी ताकत से लड़ती हैं और बारिश आने पर छत अपनी पूरी शिद्दत से पानी की एक एक बूंद रोकने की कोशिश करता है। कोशिश करता है इसलिए कि वो जिम्मेदार है, नष्ट होने तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हाँ बाबा। फिर ये समझकर तुम ये कैसे नहीं समझे कि दुनिया का हर रिश्ता अपने इस घर की तरह होता है, जिसके प्रति जिम्मेदारी की भाव से मुकरा नहीं जा सकता। रख लो माधवी, क्योंकि मैं इस लायक का नहीं हूँ। मैं तुम्हारा भाई बन सकूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को अपना घर छोड़ना पड़े। मैं पूरे गांव के सामने घोषणा करता हूँ कि ध्रुव से मेरा कोई संबंध नहीं। आज से ये मेरे लिए मर गया
और मैं इसके लिए। मैं ये स्कूल बंद नहीं होने दूंगा, नहीं। बाबा, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। और आपको तो ये पता ही है कि जिन बच्चों ने मुझसे जुड़ने की कोशिश की, उनका इस समाज ने क्या हाल करके रखा है। अरे ऐसे कैसे पढ़ा लेगा मास्टर, और ऐसे कैसे पढ़ लेगा वो भीमराव? भीम, ये तो संघर्ष यात्रा की शुरुआत है। तुम किसी भी भय, किसी भी दुविधा के कारण अपनी जिम्मेदारी से अपने कदम पीछे नहीं लौटा सकते। मैं तुम्हें घेरने वाले संशय और भय जैसे हर भाव से मुक्त होने में मदद करूंगा। अपने समाज की वंचनाओं से मुक्ति दिलाने की राह में तुम्हें बस कभी रुकने नहीं दूंगा।